प्रधानमंत्री मोदी क्या अब तक के सबसे बड़े विरोध का सामना करने वाले हैं? और क्या चंद्रबाबू नायडू, जी हां, चंद्रबाबू नायडू यानी बैसाखी नंबर 1, क्या वाकई में मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएंगे? लोकसभा की सीटें बढ़ रही हैं, सीधे 543 से हो जाएंगी 850। 3 बिल 3 दिन में पास करेगी मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज छोड़िए वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। और यहां तक कि अब चंद्रबाबू नायडू के लिए संकट की घड़ी खड़ी हो गई है। देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संयुक्त विरोध की अपील कर दी है और इससे राजनीतिक ताकत में असंतुलन बढ़ेगा, यह तक कहा और साजिश का जिक्र कर दिया। रेवंत रेड्डी वित्तीय बंटवारे में भी भेदभाव का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं, साउथ नॉर्थ डिवीजन का जिक्र करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरे सीएम कौन है और इसका विरोध खुलकर क्यों हो रहा है और क्यों चंद्रबाबू नायडू के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है? 16, 17 और 18 तारीख महिला आरक्षण बिल को संशोधन के जरिए पास कराना चाहती है मोदी सरकार। बात सिर्फ इतनी नहीं है, दरअसल उसके पीछे खेल और साजिश का जिक्र किया जा रहा है। खाका तैयार है और यह देखकर चंद्रबाबू नायडू भी इस वक्त परेशान हो सकते हैं, क्योंकि 850 सीधा लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात हो रही है, जिसमें 815 जो हैं वो स्टेट की होंगी, अलग अलग राज्यों से आएंगी, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं और यहां केंद्र शासित राज्यों से लगभग 35 सीटें बढ़ाई जाएंगी। रेवंत रेड्डी के बाद अब आते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन। जी हां, ये हैं एमके स्टैलिन, बकायदा वीडियो शेयर किया है। जब सामने ये ड्राफ्ट आया, इसके बाद वीडियो शेयर करके चेतावनी दी है एमके स्टैलिन ने। सीधा प्रधानमंत्री 2 बार यहां पर जिक्र किया है, यह कहते हुए कि चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन किसी भी हाल में तमिलनाडु के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टैलिन कह रहे हैं अगर सरकार यह सोच रही है कि जनसंख्या के अनुपात में वो सीटें बढ़ा देगी, उन राज्यों को ज्यादा सीटें दे देगी जिन राज्यों में जनसंख्या बड़ी है, और उत्तर भारत के बनस्पत दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के साथ अगर अन्याय होगा तो यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन कह रहा है? स्टैलिन। अब चंद्रबाबू नायडू क्यों फंस गए वो भी हम आपको बताएंगे यहां, लेकिन पहले स्टैलिन सड़कों पर उतरकर आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वो खुद सड़कों पर उतरेंगे, वो कह रहे हैं कि लीड करेंगे आंदोलन को। यहां 1950 और 1960 के दशक की याद दिलाते हुए स्टैलिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति फिर से गरमा रही है, और यहां 2 बार वार्निंग दी है एमके स्टैलिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वीडियो में एमके स्टैलिन जो बात कह रहे हैं वो, क्योंकि अपनी जो है साउथ की भाषा में बात रख रहे हैं, इसलिए हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन 3 दिन के सत्र में वो कह रहे हैं कि हम बहस में हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर हमें लगा कि तमिलनाडु के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो हम किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुलकर विरोध कर रहे हैं, और अब इसी विरोध ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सीधे तौर पर मझधार में फंसा दिया है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार की वो है चंद्रबाबू नायडू बैसाखी नंबर 1, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ क्या हाल किया वो सबने देख लिया। लेकिन वहीं पत्रकार आदेश रावल वो ये कहते हैं कि लोकसभा में 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है, इसलिए यह बिल पास नहीं हो पाएगा। अगर मोदी सरकार सही मायने में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है तो उन्हें 543 सीटों से ही उनका हक दे देना चाहिए और 2029 में ही लागू कर देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से पत्रकार हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि इसके पीछे खेल हो रहा है, यानी 3 बिल सरकार के लिए पास कराना आसान नहीं होगा। तो जब बिल पास नहीं हो पाएंगे तो किस उद्देश्य और मकसद से इतनी जल्दबाजी करते हुए सब कुछ किया जा रहा है, और क्यों मोदी जी इतने उतावले दिखाई दे रहे हैं, अब उसे समझिए। मोदी जी के इस खेल को समझने के लिए आसान भाषा में यह समझिए कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। साल 2023 में, यानी कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को सर्वसहमति से पास किया गया था। याद आया आपको? यानी सभी दलों ने सहमति जताई थी, किसी ने भी विरोध नहीं किया था। सब चाहते थे कि देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाए, यानी कि 1/3 आरक्षण मिले। और इतना ही नहीं, विपक्ष तो यह भी चाहता था कि तुरंत इस आरक्षण को लागू कर दिया जाए। मगर याद करिए, मोदी जी की सत्ता ने यहां पर चालबाजी की। चालबाजी ये कि उस वक्त बहानेबाजी करके इसको टाल दिया गया था और चुनाव में महिला आरक्षण के नाम पर वोट का
कटोरा फैलाया गया, जबकि मिला कुछ भी नहीं था। और अब उसी आरक्षण को लागू करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी गोटियां सेट करना चाहती है। अब यह तरीका कितना खतरनाक है, कैसे महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन थोपने की कोशिश की जा रही है और क्यों आखिरकार खुलकर अब विरोध हो रहा है। अब इस पूरी कहानी को जरा आसान भाषा से समझिए। सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में और राज्यसभा में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया, ठीक। और इसके नाम पर खूब डुगडुगी बजाई, खूब हो हल्ला हुआ, धूमधाम करके यहां पर हजूर ये साबित करने में कामयाब हो गए महिला आरक्षण के नाम पर मुझे वोट दो। खूब चिल्लाया गया कि हमने महिला आरक्षण दे दिया, और हुआ क्या आप भी जानते हैं। लेकिन असल में जमीन पर कुछ हुआ ही नहीं था। जो भी था बस कागज में समूचा विपक्ष ये कहता रहा कि खाली कागज में आरक्षण देने की बात आप क्यों कर रहे हैं, यानी भविष्य का सपना क्यों दिखा रहे हैं। महिलाओं को तत्काल आरक्षण क्यों नहीं दे रहे मोदी जी, तुरंत दीजिए। यह बात कब उठी? 2023 में। हाल ही में 2024 का चुनाव होने वाला है, तो यह हुआ कि भैया यही डुगडुगी बजाई जाए, इसी में आरक्षण दे दिया जाए। क्यों नहीं दिया आरक्षण 2024 में? क्यों आपने 2024 में महिलाओं को भागीदारी नहीं दी? मोदी सरकार सत्ता में आई और उस समय एक बहाना निकाला, और बहाना यह था कि यह महिला आरक्षण हम तभी लागू करेंगे जब अगली जनगणना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगली जनगणना हो जाएगी और उस जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी परिसीमन हो जाएगा तब हम महिला आरक्षण को लागू करेंगे। जनगणना तो आप लोग जानते ही है ना, वही जो भारत के इतिहास में कभी टली नहीं। बड़े बड़े संकट आए तब भी नहीं टली, लेकिन जैसे ही अमृतकाल लागू हुआ, अमृत वर्षा होने लगी, तो 5 साल के लिए इस जनगणना को टाल दिया गया, जो आज तक नहीं टली थी। 5 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, आज तक देश को यह पता नहीं चला कि इसे टाला क्यों गया था। तात्कालिक बहाना था कि भाई कोविड आया, लेकिन उसी कोविड में चुनाव भी हुए, मोदी जी ने रैलियां भी की, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, वोटिंग तक हुई, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। और कोविड बीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनगणना करवाई नहीं। अब जो जनगणना हो रही है, इसका नतीजा आएगा कब? 2027 तक यह संभावना है, और बिना जनगणना हुए परिसीमन सही हो नहीं सकता। अब जरा सा यह भी समझ लीजिए कि परिसीमन होता क्या है, ताकि आप समझ पाए कि यह खेल हो क्या रहा है। दरअसल किसी भी राज्य या फिर देश की जनसंख्या घटती या बढ़ती रहती है, यह तो तय है, और जनसंख्या के हिसाब से ही चुनावी क्षेत्र की सीमाएं तय होती हैं। जैसे कि कितनी आबादी पर एक सांसद या एक विधायक होना चाहिए, यानी लोकसभा के क्षेत्र और विधानसभा के क्षेत्र तय किए जाते हैं। भारत में औसतन 15 से 25 लाख की आबादी पर लोकसभा की एक सीट तय होती है। कभी कभी कहीं कहीं 10 लाख भी होता है आंकड़ा, कि भाई 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद तय कर दिया जाए। अलग अलग जगह पर अलग अलग मानक है। ऐसा ही मामला विधानसभा सीट पर भी है, यानी परिसीमन का अर्थ यह हुआ कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो जाए। अब जब जनसंख्या के आधार पर सब कुछ होना है, तो फिर आपने अभी तक तो जनगणना करवाई नहीं। आबादी घटती है बढ़ती है, उसी हिसाब से तो सीटें बढ़नी है घटनी है। तो इसीलिए समय समय पर परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की कार्रवाई होती है। साल 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ, तो सरकार ने तात्कालिक उसे तत्काल लागू नहीं किया। बहाना बनाया, जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तो फिर देखा जाएगा। तो फिर अभी यह दावा क्यों किया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसीलिए अब आपकी यानी कि मोदी जी की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसी मंशा को लेकर विपक्ष के सांसद खुलकर आ गए हैं। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चंद्रबाबू नायडू भी सामने आने वाले हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इसी मझधार में फंस चुके हैं। जैसे कि उन्हें वक्फ बिल का विरोध किया था, पर्दे के पीछे ही सही, और फिर उसे टाल दिया गया। तो क्या कुछ ऐसा ही अब इसी बिल के साथ होगा, यानी खेल मंशा कुछ और है, जतलाई कुछ और जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।